जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। दोस्तों आज हम 5 मार्च 2024 का करंट अफेयर पढ़ाने जा रहे हैं। डेली करंट अफेयर में आप सभी लोगों का मेरी तरफ से स्वागत है। 5 मार्च का ये करंट अफेयर है मित्र, और इसमें हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे। 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के होंगे, के साथ साथ आप इसमें देखेंगे कि स्टैटिक्स जीके भरपूर मात्रा में होगी। अर्थात करंट अफेयर के साथ साथ आप इस सेशन में मोस्टली स्टैटिक्स जीके ही पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और मित्र आइए मिलकर के इसका अध्ययन करते हैं। लेकिन अध्ययन करने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश करूंगा कि आप सेशन पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलो देखिए, चलते हैं अपने सेशन की ओर, लेकिन एक छोटे से कोटेशन के साथ। जो अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, जो व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास रखते हैं वही इतिहास रचते हैं, जैसे राजा। आप इसको जानते हो, ये जंगल का राजा है। पहला क्वेश्चन मित्र आपके सामने दिया हुआ है, पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन आपके सामने है। तो बच्चों, पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री बने हैं वह शहबाज शरीफ बने हुए हैं। सी ऑप्शन इसका सही है बच्चों। कौन सा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। शहबाज शरीफ कौन बने हुए बच्चा? ये पाकिस्तान के 24वें, कौन से नंबर के? 24वें नंबर के क्या बने हैं? प्रधानमंत्री बने। अच्छा, आप ये बताएंगे अपने देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं? ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। चलते हैं अपने, देखो इनके बारे में देख लेते हैं। यह पाकिस्तान के शहबाज शरीफ 24वें प्रधानमंत्री बने हैं। ये किस पार्टी से? इस बात का ध्यान रखना बच्चा। इनकी पार्टी पूछी जा सकती है। पार्टी को आप लोग याद रखेंगे, नेशनल असेंबली में इन्होंने 201 सीट सांसदों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पार्टी का आप लोग मोस्टली ध्यान रखेंगे किस पार्टी से। देखिए, शहबाज शरीफ दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। ये 2022 में प्रधानमंत्री बने थे बच्चा, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पूर्व नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। नवाज शरीफ का तो नाम आपने सुना होगा। बताते हैं पाकिस्तान के संबंध में थोड़ा सा करंट अफेयर देख लेते हैं। पाकिस्तान अपना पड़ोसी मुल्क है, और हालांकि हमारे संबंध उससे अच्छे नहीं है। वो हमेशा हमें एक गलत नजर से देखता है, लेकिन हमारी नजरें उसकी तरफ इतनी गलत नहीं है। देखिए, भारत ने शाहपुर कंडी बैराज, आपको यह पता होना चाहिए बच्चों, ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है। ये जो स्टेटमेंट बता रहा हूं ये करंट अफेयर का है और ये बन सकता है। और ये तत्काल 2024 की घटना है, फरवरी के महीने की। शाहपुर कंडी बैराज बांध, इस बांध को याद रखना, पूछा जा सकता है किस नदी पर है। इस बांध को आप लोग याद रखेंगे। शाहपुर कंडी बैराज बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाली रावी नदी का पानी रोका है। किसने रोका था बच्चों? भारत ने रोका है। किसने रोका है? भारत ने रोका है। भारत ने शाहपुर कंडी बैराज बांध है जो जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर में होकर के रावी नदी बहती है। रावी नदी का पानी कहां जाता था? पाकिस्तान में जाता था। अर्थात शाहपुर कंडी बैराज बांध बनाकर पाकिस्तान में पानी जा रहा था, उस रावी नदी का पानी भारत ने रोक लिया है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। पूछा यह जाएगा कि शाहपुर कंडी बैराज किस नदी पर है, तो बताइए यह रावी नदी पर बच्चा। ठीक है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है, जिसका नाम क्या है? बता सकते हैं, मरियम नवाज। ठीक है बच्चा, आप लोग याद रखिएगा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है, उसका नाम क्या है? हम इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। पाकिस्तान ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसने ये रॉकेट है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसका नाम क्या है? एडवांस रॉकेट सिस्टम फतेह। इस बात को ध्यान रखेंगे। पूछ नहीं सकता ये किस देश की है, किस मुल्क की है, तो बताइए पाकिस्तान की बच्चा। किसकी? अपनी लल्ला पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की राजधानी मैं जानता हूं, सभी लोग जानते हैं, इस्लामाबाद है। और राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी यहां के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री 24वें नंबर के नाम क्या है? शहबाज शरीफ। और यहां की मुद्रा कौन सी है बच्चों? पाकिस्तानी रुपया। अच्छा, आपको यह बताना है किन किन मुल्कों में रुपया चलता है, उन देशों का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। हमारी जो संसद है उस संसद कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान की बच्चों जो संसद है उसे क्या कहा जाता है? नेशनल असेंबली। आपको यह बताना है कि डाइट है, डाइट किस देश की संसद को कहा जाता है? आपको यह बताना है कि डाइट है, डाइट किस देश की असेंबली को कहा जाता है। लेकिन नेशनल असेंबली पाकिस्तान की जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसे कहा जाता है। अगला पॉइंट दिया हुआ है पाकिस्तान के बारे में, भारत और पाकिस्तान
के बीच कौन सी रेखा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, उसका नाम रेड क्लिफ है। कौन सी बच्चा? रेड क्लिफ है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है वो कौन सी है? रेड क्लिफ है। इसका गठन बच्चों कब हुआ था? 1915 में ये लाइन खींची गई थी। ठीक है। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता, ध्यान रखिए, पाकिस्तान जो शब्द हम लोग आज यूज करते हैं, इसका जो सन, इस शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली है। कौन बच्चा? चौधरी रहमत अली है। ध्यान रखना है इस बात का। कौन है बच्चा? चौधरी रहमत अली है। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? चौधरी रहमत अली। ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आया था। कब आया था बच्चों? 14 अगस्त। हम लोग 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। पाकिस्तान जो स्वतंत्रता दिवस है बच्चों, वह 14 अगस्त को मनाता है। जबकि हम दोनों जब स्वतंत्र हुए थे तब एक ही थे। आपको यह बताना है कि वो 14 अगस्त को क्यों मनाता है, हम 15 अगस्त को क्यों मनाते हैं। थार रेगिस्तान, थार का जो रेगिस्तान है जो भारत के पश्चिम में है, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन वाला, इधर से ये थार का रेगिस्तान है अपने राजस्थान की तरफ। थार का रेगिस्तान है बच्चों, वो भारत और पाकिस्तान के मध्य फैला हुआ है। थार का रेगिस्तान भारत और पाकिस्तान के मध्य फैला हुआ है। भारत की सीमा, सॉरी पाकिस्तान की सीमा किसकी बच्चा? पाकिस्तान जो देश है उसकी सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है, इस बात को ध्यान रखना। तो सबसे पहले पंजाब से लगती है, राजस्थान से लगती है, गुजरात से लगती है, लद्दाख से लगती है। लद्दाख है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से लगती है, लद्दाख से नहीं लगती। पंजाब से लगती है बच्चा, ध्यान रखिए, पंजाब से लगती है, राजस्थान से लगती है, गुजरात से लगती है, लद्दाख से लगती है। लद्दाख से इधर थोड़ी लगती है, इधर, और जम्मू कश्मीर से लगती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कितने राज्यों से लगती है, तो पंजाब 1 हो गया, राजस्थान 2 हो गया, गुजरात 3 हो गया, लद्दाख 4 हो गया, जम्मू कश्मीर 5। 5 राज्यों से सीमा रेखा लगती है। इसमें 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश है बच्चा। ठीक है, 3 राज्य हैं, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से? जम्मू और कश्मीर और लद्दाख से ये अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है, जिसका नाम क्या है? रेड क्लिफ है बच्चा। आशा करता हूं बातें समझ में आ रही हैं। अब देखिए, ये तो मैंने आपको बताई था कि पाकिस्तान में जो प्रधानमंत्री 24वें नंबर के बने हैं वो ये है। अब विश्व में कुछ ऐसे देश हैं जिनके सदस्य नियुक्त हुए हैं, अध्यक्ष नियुक्त हुए, सदस्य नहीं अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। जैसे पूछा जाए बर्नार्डो एरेवेलो, ये कहां के राष्ट्रपति बने हैं? कौन से बच्चा? बर्नार्डो एरेवेलो कहां के राष्ट्रपति बने हैं? तो बताइए, ग्वाटेमाला के। कहां के बच्चा? ग्वाटेमाला के। 1 नंबर का क्वेश्चन फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है, आप लोग याद रखिए। बर्नार्डो एरेवेलो कहां के राष्ट्रपति बने हैं? तो ग्वाटेमाला के। सक्सेस मसरा कहां के बने हैं? तो चाड के बने बच्चा। कहां के? चाड के बने हैं प्रधानमंत्री। क्राउन प्रिंस फेडरिक कहां के बने? तो डेनमार्क के बने बच्चा। कहां के? डेनमार्क के बने हैं। विलियम लाई कहां के राष्ट्रपति बने? तो विलियम लाई, ताइवान सुना है आपने? ताइवान देश, पाकिस्तान, वो चीन का पड़ोसी मुल्क है, चीन इस पर अपना अधिकार मानता है ताइवान पर। तो विलियम लाई कहां के राष्ट्रपति बने? ताइवान के। क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक कहां के बने? डेनमार्क के बने बच्चा। सक्सेस मसरा कहां के बने? चाड के बने। बर्नार्डो एरेवेलो कहां के बने? तो ग्वाटेमाला के बने। तो आप लोग इन सबको ध्यान रखेंगे बच्चों। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जो महत्वपूर्ण है। भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला विश्व का पहला स्पेनी भाषी देश कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, आप देख करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है बच्चों? तो इस क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर है निकारागुआ। कौन सा बच्चा? निकारागुआ, बी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा बच्चा? निकारागुआ। जो भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला विश्व का पहला स्पेनी भाषी देश बना है वो है बच्चों निकारागुआ। अच्छा, निकारागुआ कहां पर है ये आप बताएंगे। किस कॉन्टिनेंटल में है? एशिया में है, अफ्रीका में है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? बताइए किस महाद्वीप में, कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए, निकारागुआ भारत के फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनी भाषी देश बना है। भारत और निकारागुआ की सरकारों के बीच फार्माकोपिया सहयोग पर एक समझौता हुआ था 2023 में। देखो, इससे पहले 2023 में सूरीनाम ने भारतीय फार्माकोपियो को स्वीकार किया था। अब आप ये पूछेंगे कि फार्माकोपियो ये है क्या है, इसकी परिभाषा क्या है बच्चों, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो फार्माकोपिया एक बुक है जिसके अंदर सारी दवाओं की जानकारी होती है। फैक्ट को याद रखना,
आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये फार्माकोपिया क्या है? तो फार्माकोपिया एक किताब होती है, बुक होती है, इसके अंदर सारी जो दवाएं होती है उनकी जानकारी होती है। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको बता दिया। फार्माकोपिया को आधिकारिक तौर पर 5 देशों द्वारा मान्यता प्राप्त है, जैसे अफगानिस्तान, घाना, नेपाल, मॉरिशस और सुरीनाम। इनको आप लोग याद रख सकते हैं। अच्छा, निकारागुआ के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मैंने आपसे पूछा था कि आप ये बताएंगे कि निकारागुआ है वो किस कॉन्टिनेंटल में है, किस कॉन्टिनेंटल में है। तो आपने देखा होगा जो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के बीच में छोटे छोटे देश हैं। आपने मैक्सिको का नाम जरूर सुना होगा। किसका बच्चों? मैक्सिको का नाम सुना होगा, पनामा का नाम सुना होगा। तो ये जैसे मैक्सिको के बाद ग्वाटेमाला है, होंडुरास है, फिर उसके बाद निकारागुआ है। आप लोग उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मैप पे जाइए, उनके बीच में जो कंट्री है उसमें मिल जाएगा निकारागुआ। ठीक है बच्चों, यह उत्तरी अमेरिकी देश है। सबसे पहली फैक्ट बच्चा यह है कि उत्तरी अमेरिकी देश है। अब तो आपको क्लियर हो चुका होगा कौन सा देश है ये, उत्तरी अमेरिकी देश है। इसकी कैपिटल जरूर याद कर लेना, मानागुआ। निकारागुआ की मानागुआ, निकारागुआ की मानागुआ क्या बच्चा? कैपिटल है। यहां के राष्ट्रपति कौन है? डेनियल ओर्टेगा है, डेनियल ओर्टेगा है। मुद्रा कौन सी है? कॉर्डोबा। अगर पूछा जाए जैसे भारत में रुपया चलता है तो निकारागुआ में क्या चलता है, कौन सी मुद्रा है यहां पर? कॉर्डोबा। आप लोग याद कर लीजिए, हो सकता है बन जाए। यहां की भाषा कौन सी है? तो स्पेनिश भाषा बच्चों। कौन सी? स्पेनिश भाषा है। मुद्रा 100% याद कर लीजिए, कॉर्डोबा। राष्ट्रपति भी याद कर लीजिए, डेनियल ओर्टेगा। राजधानी मानागुआ है निकारागुआ की, और उत्तरी महाद्वीप में बच्चा ये स्थित है। ये है, देखो ये है। आगे चलते हैं। देखिए, भारत और अभी जस्ट भारत और अन्य देशों के साथ, विश्व के अन्य देशों के साथ कुछ समझौते हुए हैं बच्चों। उनको देखिए, जैसे हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और गुयाना के बीच में समझौता हुआ है। भारत और गुयाना के बीच में मतलब समझौता हुआ है, वो किसको लेकर के हुआ है? हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के सहयोग को बढ़ाने के लिए। बच्चा ध्यान रखना, यह पूछा जा सकता है कि हाइड्रोकार्बन क्षेत्र को सहयोग को बढ़ाना देने के लिए भारत और किस देश के मध्य समझौता हुआ है? तो बताइए, भारत और गुयाना के बीच में। उसके बाद आगे देखेंगे एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एयरबस और आईआईटी कानपुर के बीच समझौता हुआ है। अगर आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस फैक्ट को याद रख लेना, पीसीएस ऐसी परीक्षा में पूछा जा सकता है। एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 2 भारत की कंपनियां हैं, एयरबस और आईआईटी कानपुर के बीच समझौता हुआ है। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग। इसके साथ साथ हाल ही में हुए समझौतों में कुंडनकुलम, आप 100% इस पॉइंट को याद रख ले जाएं, कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मित्र, जो कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र है यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है, और यह भारत ने रूस के सहयोग से, किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से इसको विकसित किया है। अर्थात जो समझौता हुआ है कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र को लेकर के, यह भारत और रूस के बीच में हुआ है। और कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र है बच्चा, यह भारत का सबसे बड़ा क्या है? परमाणु संयंत्र है। यह तमिलनाडु राज्य में, किस राज्य में बच्चा? तमिलनाडु राज्य में है। किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में। इस फैक्ट को याद रखेंगे। अगला देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और केन्या के बीच में समझौता हुआ है। आपको बताना है केन्या की राजधानी कौन सी है। केन्या अफ्रीकी देश है बच्चों। केन्या की राजधानी कैपिटल क्या है आपको यह बताना है। शिक्षा के क्षेत्र में भारत और केन्या के बीच में समझौता हुआ है। लेकिन कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र है जो तमिलनाडु में है, भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है, इसको लेकर के भारत और रूस के मध्य समझौता हुआ है। आशा करता हूं ये बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस राज्य की चांदी तारकसी को, किसको? चांदी तारकसी को जीआई टैग दिया गया है। अभी जस्ट दिया गया, 2024 की बात है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। कौन सा है? डी। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। डी को याद कर लेंगे। ये कहां की है बच्चों? उड़ीसा की है। तारकसी, चांदी की जो तारकसी है उसे जीआई टैग मिला हुआ है। ये कहां की है बच्चा? उड़ीसा राज्य की है। डी ऑप्शन की जाएंगे। अब देखो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उड़ीसा का एक शहर है कटक। कटक की प्रसिद्ध चांदी
तारकसी को जीआई टैग दिया गया है। तारकसी एक ऐसी कला है जिसमें पीतल, तांबे या चांदी के तारों की लकड़ी में जड़ा जाता है। देखो इस तरीके की ये बच्चों तारकसी होती है, इस तरीके से आप देख सकते हैं मैप पे बच्चा। ये तो सिर्फ जीआई टैग दिया हुआ है। हाल ही में किन किन को बच्चों जीआई टैग दिया हुआ है? जीआई टैग अभी जस्ट किस किस को दिया गया है? भौगोलिक, जीआई टैग का मतलब होता है भौगोलिक संकेत, जियोग्राफिकल इंडेक्स। किस किस को दिया गया है? तो देखिए ये दिया गया है अभी मोनपा हैंडमेड कागज। कौन सा बच्चा? मोनपा हैंडमेड कागज, वंचो शिल्प। ये बच्चों दो हैं, अलग अलग हैं। एक तो मोनपा हैंडमेड कागज है और वोचो शिल्प, जी दोनों अलग हैं। इनको जस्ट अभी जीआई टैग दिया हुआ है। उसके बाद है कच्ची खरेक, इसे हम कहते हैं खजूर। ये कहां की है? गुजराती है, जिसे जीआई टैग दिया हुआ है। नेक्स्ट है बेसन के लड्डू, अयोध्या के प्रसिद्ध है बच्चों, इसे भी जीआई टैग दिया हुआ है। नेक्स्ट है रेड आंट चटनी, ये उड़ीसा की है बच्चों, कहां की? उड़ीसा की है, पूछी गई है लास्ट बार परीक्षाओं में। रेड आंट चटनी जिसे जीआई टैग दिया हुआ, कहां की है? तो उड़ीसा की बच्चा, कहां की? उड़ीसा की है। आप लोग याद कर सकते हैं इसको। हाँ तो मित्र क्वेश्चन दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन है, नाटो का 32वां सदस्य देश कौन सा बना है? जो नाटो देश, जो नाटो है, पहले आपको यह पता होना चाहिए नाटो होता क्या है। इस पॉइंट, इस शब्द को याद रखिए, नाटो ऐसे लिखा जाता है। नाटो, नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह जो यूरोपीय देश हैं, जो उत्तरी ध्रुव पर स्थित है, उनका एक संगठन है बच्चों। और इसका जो हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो यूरोप में होगा। यूरोप का एक देश है बच्चों बेल्जियम। कौन सा? बेल्जियम। और बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स। तो जो नाटो संगठन है बच्चों, जिसे आप लिखा हुआ देख रहे हैं, इसमें 32 देश शामिल हो गए हैं। 32वां कौन सा शामिल हुआ है वो आपको बताना है। देखिए, जबकि इस नाटो का बच्चों हेडक्वार्टर कहां पर है, मुख्यालय कहां पर है? ब्रुसेल्स है बच्चा, आप लोग याद रखिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी सही है, स्वीडन है। कौन सा? स्वीडन, इट इज राइट आंसर। नाटो का 32वां जो सदस्य बना है बच्चा, वह कौन सा? स्वीडन बना हुआ है। 31वां कौन सा बना हुआ था? 31वां स्वीडन बना था, सॉरी फिनलैंड बना था। कौन सा बना था बच्चों? फिनलैंड। अगर 31वें की बात आई जाए तो बता सकते हैं कि कौन सा बना था, तो बता सकते हैं इसका फिनलैंड बना था। 31वां फिनलैंड बना है और 32वां कौन सा बना हुआ है? स्वीडन। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। देखो तब तक इसके बारे में बताता हूं मैं। हंगरी की संसद ने नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन की दावेदारी को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब स्वीडन नाटो में शामिल होने के लिए तैयार हो चुका है और ये 32वां देश होगा। ठीक है, कौन सा? 32वां देश होगा। इससे पहले स्वीडन का पड़ोसी देश, इसका नाम क्या बताया मैंने? फिनलैंड, वो 2023 में 31वां शामिल हुआ था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप लोग। नाटो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नाटो की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका में स्थित देशों का एक अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक और सैन्य संगठन है। इसमें दो चीजें बच्चों, एक राजनीतिक है और सैन्य। मतलब यह है कि नाटो में जो इस समय 32 देश हैं, कितने? 32 देश हैं बच्चों। 32 देशों में से किसी एक देश पर पाकिस्तान आक्रमण करता है, मान के चलिए, जैसे स्वीडन पर एक देश ने आक्रमण कर दिया, पाकिस्तान ने, तो ये और से जितने भी देश हैं वो उस मुल्क पर, जैसे पाकिस्तान ने आक्रमण किया तो उस पर सभी लोग अपनी सैन्य क्षमता भेज करके उस पर अटैक कर देंगे। ये इस तरह का समझौता है। ठीक है बच्चों, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी बच्चों। कब हुई थी? 1949 में हुई थी। इस बात को ध्यान रखना। जो नाटो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में। बच्चा राजधानी, मैंने इसका हेडक्वार्टर तो आपको बता ही दिया था, ब्रुसेल्स इसका हेडक्वार्टर है। इसके महासचिव जरूर याद कर लेना आप लोग। इसके महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। जेंस स्टोल्टेनबर्ग, क्या बच्चा? जेंस स्टोल्टेनबर्ग इसके नाटो के क्या बच्चा? महासचिव हैं। और नाटो के शीर्ष कमांडर, बोला ये तो राजनीतिक हुए, लेकिन सैनिक भी होते हैं ना। मैंने बताया दो चीजें, एक राजनीतिक भी और उसके बाद सैन्य भी है। तो नाटो का शीर्ष कमांडर कौन है? तो क्रिस कावेली है बच्चों। कौन है? क्रिस कावेली है। आशा करता हूं नाटो के बारे में पूरी तरह जानकारी आपको मिल चुकी है।
तो देखिए स्वीडन और फिनलैंड दो देश 31-32 शामिल हुए, इस बात को ध्यान रखना बच्चा। देखो इसके बाद कुछ अलग सी चीजें देख लेते हैं। यूरोप महाद्वीप के अलग अलग देशों में फरवरी से मई 2024 तक नाटो के द्वारा स्वीडकास्ट डिफेंस 2024 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। सीधी सी बात यह है, अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वीड फास्ट डिफेंस 2024 जो सैन्य अभ्यास है वो किन किन के बीच होता है या कौन सा संगठन कराता है, तो बताइए ये नाटो कराता है। कौन कराता है बच्चों? नाटो कराता है। ये नाटो का सैन्य अभ्यास है। सीधी सी बात है, एक बात है इसमें, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। 31वां देश मैंने बता ही चुका हूं, इसमें स्वीडन शामिल हुआ था। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, स्वीडन के बारे में। स्वीडन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्वीडन की राजधानी कौन सी है बच्चों? स्टॉकहोम है। 100% याद रखेंगे, चर्चा में रहा है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या एसएससी सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन बन सकता है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए, क्वेश्चन आपको मिलेगा परीक्षा में। स्वीडन है, सबसे पहले मैंने आपको बताया यूरोप में स्थित है। इसकी राजधानी कौन सी है? स्टॉकहोम है। कौन सी है? स्टॉकहोम है। यहां की जो मुद्रा है, मनी है, वो स्वीडन क्रॉन है। प्रधानमंत्री कौन है? उल्फ डिस्टकसन है बच्चों, क्रिस्टसन है। और यहां से सबसे महत्वपूर्ण बात, नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम से बच्चों दिए जाते हैं। सबसे अच्छी बात, जो नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाते हैं वो कहां से दिए जाते हैं? स्टॉकहोम से दिए जाते हैं, जो कहां पर है? स्वीडन की राजधानी है। ये आपका स्वीडन है। एक बार चित्र पे देखिए, मैप पे देखिए मित्र, ये यूरोप का छोटा सा मैप है। ये आपका जो ग्रीन उसमें दिखाया जा रहा है, ये वाला ग्रीन में स्वीडन देश है। कौन सा देश है बच्चों? स्वीडन देश है ये वाला। और यहीं से आपके क्या दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। स्वीडन देश है। स्टॉकहोम इसकी राजधानी है। और इसके जस्ट बगल में देखिए ये वाला, समझिएगा, ये वाला, ये कौन सा देश है? तो इसे बता सकते हैं किस देश का नाम कौन सा है? ये आपका ये वाला, ये फिनलैंड है बच्चों। लेकिन ये जो ग्रीन वाला दिया हुआ, ये ग्रीन वाला, ये देश नहीं है, ये सागर है। क्या है? सागर है। जस्ट इसके पास में फिनलैंड है बच्चों। कौन सा है? फिनलैंड है ये, ठीक है। और फिनलैंड की राजधानी मैंने आपको बताई थी, हेलसिंकी है, ठीक है। इसके जस्ट पास में ये नॉर्वे है। कौन सा है? नॉर्वे। ये तीनों देश पास पास में, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, इस बातों को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। स्वीडन के बारे में कुछ जानकारी है। पहली बार नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। आपको बता चुका हूं कि स्वीडन की राजधानी मैंने आपको बताई थी, कौन सी बताई थी? स्टॉकहोम। यहीं से क्या दिए जाते हैं? यहां से आपके नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। और नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1901 से हुई थी बच्चा। कब से हुई थी? 1901 से हुई थी। इस बात को ध्यान रखेंगे। और यह वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में स्वीडन पहले स्थान पर रहा था। इस रैंक को याद रखेंगे। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में यह पहले स्थान पर रहा था। आपको यह बताना भारत कौन से स्थान पर रहा है, यह आपके लिए होमवर्क है। आप सर्च करिए, देखिए, गूगल पर जाइए, कहीं पर जाइए, लेकिन आप यह बताइए कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, जबकि स्वीडन पहले स्थान पर रहा है। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रजेश मेहरोत्रा किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं बच्चा? ब्रजेश मेहरोत्रा किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? ऑप्शन आपके सामने है, तब तक मैं बता देता हूं कि ब्रजेश मेहरोत्रा हैं यह बिहार राज्य के, किस राज्य के बच्चा? बिहार राज्य क्या बने हैं? मुख्य सचिव बने हुए हैं। क्या बने हुए? मुख्य सचिव बने हुए बच्चा। ये है आपके मुख्य सचिव। और आईएएस, ये वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है। कौन है बच्चा? वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है। इन्होंने आमिर सुबहारी की जगह पे स्थान लिया है। ब्रजेश मेहरोत्रा भारतीय प्रशासनिक सेवा में 1989 से आईएएस अधिकारी थे बच्चों ये, ठीक है। बिहार के बारे में कुछ जानकारी है, रोचक जानकारी है, क्योंकि बिहार की राजनीति में कुछ उठापटक देखने के लिए मिली है। हो सकता है वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नंद किशोर यादव यहां पर नए विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। इस बात को ध्यान रखिए, बीजेपी पार्टी से बच्चा, ठीक है। किस पार्टी से? बीजेपी पार्टी से। देश का पहला तांबे से बना बापू टावर पटना में बनाया गया है। पूछा जाए कि देश का सबसे बड़ा
तांबे से बना बापू टावर कहां बनाया है, किस शहर में बनाया गया है? तो बताइए, बिहार के पटना में बच्चा। बिहार में मिशन दक्ष शुरू किया गया है। क्या शुरू किया गया? मिशन दक्ष शुरू किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री यहां के कौन बने हैं? तो नीतीश कुमार बने हैं। और बच्चों जानकारी के लिए बताऊं, ये 9वीं बार बनी है। कौन सी बार? 9वीं बार बने हैं। ये इतने ऐसे आदमी हैं कि इन्होंने सत्ता के पीछे कुछ भी कर सकते हैं, इनका रिकॉर्ड रहा है। बिहार के ये 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है, नीतीश कुमार। इन्होंने नीतीश डिवाइस लॉन्च किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जातिगत जनगणना कराने वाला भारत का पहला राज्य है। जातिगत जनगणना कराने वाला बिहार पहला राज्य है। आंध्र प्रदेश बच्चा दूसरा राज्य है। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य है, बिहार पहला राज्य है जातिगत जनगणना कराने वाला। इस फैक्ट को बच्चा आप लोग 100% याद कर लीजिए। पूछा जा सकता है, दोनों क्वेश्चन दोनों पॉइंट बता दिए, पहला बिहार हो गया, दूसरा आंध्र प्रदेश हो गया। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो अलग से है बच्चा, स्टैटिक्स जीके के पार्ट में आपको दोहरा देता हूं मैं। यदि आप जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन कर लीजिएगा। भारत में 13 प्रमुख बड़े बंदरगाह हैं। भारत में, इंडिया में 13 प्रमुख बड़े बंदरगाह हैं। कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं, कहां कहां हैं, बुरे आप देख लीजिएगा। सबसे पहले कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह बच्चों ये एक ज्वारी बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? ज्वारी बंदरगाह। बंदरगाह उसे कहते हैं समुद्री मार्ग से इस एक स्थान पर जहां से सामान का आवागमन होता है, लाया जाता है और ले जा सकता है, उस स्थान को बंदरगाह कहा जाता है। जैसे कांडला बंदरगाह एक ज्वारी बंदरगाह है और ये गुजरात में स्थित है। गुजरात में के तट पर स्थित है और अरब सागर में है। इस बात को भी ध्यान रखिए। और ज्वारी बंदरगाह है। दूसरा नंबर मुंबई बंदरगाह। कौन सा बच्चा? मुंबई बंदरगाह, यह महाराष्ट्र में है और अरब सागर में है, ठीक है। पूछा जा सकता है, मुंबई बंदरगाह भारत के साथ साथ एशिया का सबसे आधुनिकीकृत बंदरगाह भी है बच्चों। नेक्स्ट है नेवा शेवा बंदरगाह, तीसरे नंबर वाला नेवा शेवा बंदरगाह, यही बच्चा महाराष्ट्र में है, अरब सागर में है। चौथा है मरमा गोवा बंदरगाह। मरमा गोवा लगा हुआ है तो गोवा समझ आएगी, गोवा राज्य में है। किस राज्य में है? गोवा राज्य में है। तो मरमा गोवा बंदरगाह कहां पर है? गोवा में और अरब सागर में। तो कांडला, मुंबई, नेवा शेवा और मरमा गोवा चारों अरब सागर में है बच्चों बंदरगाह। आगे देखिएगा न्यू मैंगलोर बंदरगाह। मैंगलोर से आप न्यू मैंगलोर बंदरगाह 5वां बंदरगाह है और ये कर्नाटक में अरब सागर में है। कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि जानते हैं आप, केरल में है, 6वां बंदरगाह है कोच्चि बंदरगाह। यह अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है। मैंने बताया इंडिया में 13 सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह हैं, जिसमें कोच्चि बंदरगाह भी है जो केरल राज्य में और अरब सागर में। अब तक मैंने आपको बताया अरब सागर बंदरगाह। अरब सागर में आपके 6 बंदरगाह हैं, लेकिन 7 बंदरगाह ऐसे हैं जो बंगाली खाड़ी की तरफ है। जैसे तूतीकोरी बंदरगाह कहां पर है? तो तूतीकोरी बंदरगाह बच्चा आपका तमिलनाडु राज्य में, बंगाली खाड़ी में, ठीक। आगे देखिए 8वां बंदरगाह देखते हैं, चेन्नई बंदरगाह, यह भी तमिलनाडु राज्य में है। देखिए जो चेन्नई बंदरगाह है ये किसमें? तमिलनाडु राज्य में, बंगाली खाड़ी में बच्चा, ठीक है। फिर एन्नोर बंदरगाह, 9 बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में, बंगाली खाड़ी में। सबसे ज्यादा बंदरगाह किस राज्य में? तो बता सकते हैं तमिलनाडु राज्य में। तूतीकोरी, चेन्नई और एन्नोर, ये तीनों बंदरगाह हैं, तीनों बंदरगाह हैं जो तमिलनाडु राज्य में, बंगाली खाड़ी बच्चा। आशा करता हूं ये बात आपकी समझ में आ रही होंगी। उसके बाद विशाखापट्टनम बंदरगाह। कौन सा बच्चा? विशाखापट्टनम बंदरगाह है, ये आंध्र प्रदेश राज्य में, बंगाली खाड़ी में, ठीक है। और विशाखापट्टनम बंदरगाह एक सुरक्षित बंदरगाह भी है बच्चों, क्योंकि इसे एक पहाड़ी द्वारा ठीक तरीके से इसका घेराव किया गया है। ये विशाखापट्टनम बंदरगाह, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। पारादीप बंदरगाह बच्चा ये उड़ीसा राज्य में। कहां पर है? उड़ीसा राज्य में, बंगाली खाड़ी में। हल्दिया बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण है। हल्दिया बंदरगाह है बच्चों, यह पश्चिम बंगाल में है और हुगली नदी के तट पर है। ये नदी बंदरगाह, ध्यान रखना। कैसा बंदरगाह? नदी बंदरगाह, नदी बंदरगाह है। हुगली बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है और बंगाली खाड़ी की तरफ है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, बंगाली खाड़ी बच्चों। आप लोग इस तरीके से 13 बंदरगाह को याद कर सकते हैं। छोटी सी गुजारिश और निवेदन के साथ, यदि आप सेशन पे नहीं हो तो प्लीज इस सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, घंटी बजा करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि ऐसे ही करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर आपको प्राप्त हो सके। लाइक करिए, 5 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। भाई मानते हो तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा। जिस क्वेश्चन का आंसर पूछूं उसे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है,
समुद्री अभ्यास, समुद्र लक्षण का आयोजन कहां पर किया गया? कौन सा बच्चा? समुद्री अभ्यास है, जो सैन्य अभ्यास होता है, समुद्री अभ्यास है, समुद्र लक्ष्मण का आयोजन कहां पर किया गया है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तब तक मैं आपको बता देता हूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको जस्ट बताता हूं, जरा वेट करिए एक सेकंड। हाँ देखो, ये है विशाखापट्टनम। जो सैन्य समुद्री अभ्यास है, समुद्री अभ्यास जिसका नाम है समुद्र लक्षण, इसका आयोजन कहां पर किया गया है? विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम बच्चों कहां पड़ता है? आपका आंध्र प्रदेश में। कहां पड़ता है बच्चा? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इस बात को ध्यान रखिए। ठीक, चलते हैं। यह कब किया गया? 28 फरवरी 2024 में किया गया है। यह अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चा, अगर पूछा जाए कि समुद्र लक्षण अभ्यास किन किन के बीच होता है, तो भारत और मलेशिया के बीच होता है। किसके बीच? भारत और मलेशिया के बीच में इसका आयोजन होता है, समुद्र लक्षण अभ्यास का। बच्चों 100% इस बात को याद रख लेना, पूछा जा सकता है। 2024 का फेवरेट क्वेश्चन है समुद्र लक्षण। और कहां पर हुआ है? तो बता सकते हैं विशाखापट्टनम में हुआ है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, इस अभ्यास का उद्देश्य भारतीय नौसेना और रॉयल मलेशिया नौसेना के बीच क्या करना था? संबंध अच्छे बनाने थे। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के जहाज क्रिस्टन को ने हिस्सा लिया था। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास हैं जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, इसलिए यह स्लाइड आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ की चिंता न करें। मेरा जो टेलीग्राम चैनल मेरा जो चैनल है एम एजुकेशन सफर, वही मेरा टेलीग्राम का नाम है, उसे जाकर सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए, वायु शक्ति किसके बीच होता है? वायु शक्ति है वो किसके बीच होता है? तो बता सकते हैं भारतीय वायुसेना के बीच में होता है। ठीक है। उसके बाद अभ्यास सदा तनसीक, ये किसके बीच में होता है? अभ्यास जो सैन्य अभ्यास है जिसका नाम अभ्यास सदा तनसीक, ये किसके बीच होता है? तो भारत और सऊदी अरब के बीच में। बच्चा कहां पर? भारत और सऊदी अरब के बीच में होता है। अगला हुआ है नसीम अल बह, ये किन दो देशों के बीच में होता है? तो भारत और ओमान के बीच में होता है। पूछा गया है क्वेश्चन ये, इन सबको आप याद कर लें। अगला है साइक्लोन, जो सैन्य अभ्यास है वो किस किस बीच में होता है? साइक्लोन, चक्रवात नहीं, साइक्लोन सैन्य अभ्यास है, ये किस किस के बीच में होता है? भारत और मिस्र के बीच में होता है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वदेशी रूप से निर्मित पहला हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन किसने किया है? तो बच्चों ये जो किया हुआ है वो लार्सन एंड टुब्रो ने किया है। लार्सन एंड टुब्रो ने किया, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। फिर एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, स्वदेशी रूप से निर्मित पहला हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन किसने किया है? तो लार्सन एंड टुब्रो ने किया है। बच्चों किसने किया है? आप लोग याद रखेंगे, लार्सन एंड टुब्रो ने गुजरात के हजीरा में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में अपना पहला स्वदेशी रूप से निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर का लॉन्च किया। बच्चों ठीक है, आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये होता क्या है? हाइड्रोलाइजर होता क्या है? वह उपकरण जो इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से हाइड्रोजन का उत्पादन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइजर कहते हैं। इसका उपयोग इसका उपयोग कहां पर होता है? बिजली के बनाने में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। आगे देखिए, अगला दिया हुआ, पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसे 100% याद रखिए कि पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये जो राज्य बना हुआ है बच्चों, वह उत्तर प्रदेश बना हुआ है। कौन सा बना हुआ है? उत्तर प्रदेश बना हुआ है। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, आयुष्मान भारत पीएम जन योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला यूपी देश का पहला राज्य बना हुआ है। आपको आंसर इसका क्लियर होगा। इसके तहत क्या होता है? पहले इस योजना के अंतर्गत प्रतिदिन मरीजों की भर्ती होने का औसत 2000 था, अब बढ़कर कितना हो गया? 8000 हो गया। बहुत अच्छी बात है। 2000 से बढ़कर कितना हो गया बच्चों? 8000 हो गया प्रतिदिन का हिसाब से। इस फैक्ट को याद रख लीजिए, ये पूछा जा सकता है। अगर पीसीएस जैसी परीक्षा आप दे रहे हैं तो उस फैक्ट को आप 100% याद कर ले बच्चा।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में देख लेते हैं। यह योजना 2018 में रांची से लागू की गई थी। कहां से बच्चों? रांची से। कौन सी? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब शुरू हुई थी? 2018 में, झारखंड के रांची से। ठीक है। इसके तहत क्या होता है? प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाता है। इसमें कितना रुपया बच्चों? 5 लाख रुपया। कितना रुपया? 5 लाख रुपया, याद रखिए। अब उत्तर प्रदेश की कुछ करंट अफेयर है, उसके बारे में जान लेते हैं। अडानी समूह ने यूपी के कानपुर में देश के पहले गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर का अनावरण किया है। किसने किया है? अडानी जी ने। बहुत फायदा है अडानी जी। कहां पर? कानपुर बच्चा। ठीक है। लखनऊ में एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना शुरू की गई है, इस बात को भी ध्यान रखना। नोएडा ने 36वें वार्षिक पुष्प शो आयोजन किया गया है। यह पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के कहां पर 36वें वार्षिक पुष्प शो का आयोजन किया गया है, तो बता सकते हैं नोएडा में बच्चा। कहां पर? नोएडा में। अगला है, संभल जिले में भी कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है। जो कल्की है, यह बताया जाता है कि भगवान विष्णु के ये 10वें अवतार होंगे कल्की, जो मुरादाबाद में एक किसी गांव में जन्म लेंगे, यह भी बताया गया है। जो कल्की कहां पड़ता है बच्चा? संभल में पड़ता है। यहां पर एक मंदिर की आधारशिला रखी है और 21वें हवाई अड्डे का पहला राज्य बना है। इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे देखिए, अगली उत्तर प्रदेश की सबसे फेवरेट योजना है बच्चा, कन्या सुगमला योजना। कन्या सुगमला योजना के तहत अनुदान बढ़ाकर 25,000 रुपए किया गया है। बुंदेलखंड गौरव महोत्सव का आयोजन चित्रकूट में किया गया है। ये फैक्ट है, पूछे जा सकते हैं। बुंदेलखंड गौरव महोत्सव कहां पर किया गया है? तो चित्रकूट में किया गया है। कन्या सुमंगला योजना के तहत कितने रुपए दिए जाएंगे? 25,000 रुपए। ठीक है बच्चों, आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 9वां क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के द्वारा आईएनएस जटायु को नौसेना के बेस के रूप में कहां पर कमीशन किया गया है? यह क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, अगर जानते हैं तो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर लक्षद्वीप सही है, डी सही है बच्चों। कौन सा? लक्षद्वीप सही है, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चों। फिर एक बार क्वेश्चन देखिए, आईएनएस जटायु को कहां पर कमीशन किया गया है? तो लक्षद्वीप में। कहां पर बच्चा? लक्षद्वीप में है। देखिए, भारतीय नौसेना लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड में एक नया बेस आईएनएस जटायु बना रही है। पूछा जा सकता है, आप लोग इस फैक्ट को याद कर लेना। जो भारतीय नौसेना है वो लक्षद्वीप का एक द्वीप है, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं लक्षद्वीप द्वीपों का एक समूह है, जिसमें एक द्वीप का नाम है मिनिकॉय द्वीप। उसमें क्या बना रही है? आईएनएस जटायु बना रही है। इस बात को ध्यान रखना बच्चा। क्या बना रही है? आईएनएस जटायु बना रही है। आईएनएस जटायु पर फाइटर जेट्स और भारी विमानों का संचालन किया जा सकता है बच्चों। इसकी राजधानी कहां रखती है? प्रशासक यहां पे कौन है? क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, 8 भारत में केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें एक ये भी है लक्षद्वीप। इसकी राजधानी कहां रखती है और यहाँ के प्रशासक कौन है? तो प्रफुल्ल पटेल है। अच्छा, इसकी स्थिति कहां पर है? तो बच्चों अरब सागर में इसकी स्थिति है। ठीक है। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप सबसे छोटा द्वीप वो है, केंद्र शासित प्रदेश है बच्चों। ठीक है। यह भारत के मुख्य भूमि से लगभग 400 किलोमीटर किधर है? पश्चिम की ओर है। ठीक है। और कहां पर स्थित है? अरब सागर में। कहां बच्चा स्थित है? अरब सागर में। और कितना दूर है? तो बता सकते हैं 400 किलोमीटर दूर है बच्चा। ठीक है। लक्षद्वीप भारत का एकमात्र मूगा द्वीप है। इस बात को मतलब मूगा कीड़े मकोड़ों से निर्मित, जो समुद्री जीव जंतु होते हैं उनसे निर्मित है बच्चों। ठीक है, उनसे निर्मित है। अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका 10वां करंट अफेयर का, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? बच्चा विश्व वन्यजीव डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर क्या आप लोग बताएंगे? तो इस ऑप्शन आपके सामने, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 3 मार्च। कौन सा बच्चों? 3 मार्च को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? विश्व वानिकी दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिए, किसी भी परीक्षा में बन सकता है। विश्व वन्यजीव दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 3 मार्च को करते हैं बच्चा। देखिए 3 मार्च को हर साल दुनिया भर में विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 2014 को पहला वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो बता सकते हैं 2014 से हुई थी। उद्देश्य क्या है इसका? दुनिया भर के जीव जंतुओं का संरक्षण करना, ये इसका टारगेट है।
मनाने का, विश्व वन्य जीव दिवस मनाने का टारगेट क्या है? दुनिया भर में जो जीव जंतु है उनको संरक्षण करने का क्या क्या है? टारगेट है, लक्ष्य है। इसकी थीम क्या है? लोग और ग्रहों को जोड़ना, लोगों और ग्रहों को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। ये बच्चों थीम है, हो सकता है पूछ ली जाए, आप लोग अपने अनुसार याद कर सकते हैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 2023 की बच्चों थीम है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए भारत की पर्यावरण नीति, जो भारत है अपना, जैसे विश्व स्तर पर पर्यावरण नीति होती है, इस तरीके से भारत अपने देश में कुछ पर्यावरण नीतियां बनाता है, पॉलिसी बनाता है। जरा देख लीजिए, अगर पूछी जाए भारत की जो राष्ट्रीय वन नीति है वो कब बनाई गई थी, भारत की राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई थी, तो आप बता सकते हैं 1952 में, जब भारत में लोकसभा का पहला चुनाव हुआ था तब बनाई गई थी। लोकसभा की पहला गठन किया गया था, पहली लोकसभा गठित की गई थी, तभी राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी। बच्चों आप इस बात से इस तरह जोड़ के याद कर सकते हैं। अच्छा, ये तो राष्ट्रीय वन नीति हो गई। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1972 में आया था मित्र मेरे। कब आया था? 1972 में आया था। अगला है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया था? ये 74 में आया था बच्चों, लेकिन लागू कब हुआ था? 77 में लागू हुआ था। तीनों फैक्ट आप लोग याद कर सकते हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला पॉइंट दिया हुआ है, वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो वन संरक्षण अधिनियम कब आया था बच्चा? 1980 में आया था। सारे फैक्ट याद कर लीजिए, पर्यावरण संबंधी आ सकते हैं। उसके बाद वायु प्रदूषण, मैंने आपको इससे पहले जल प्रदूषण बताया था। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम ये कब आया था? तो 1981 में आया था। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कब आया था? इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून कब आया था? तो वर्ष 2000 में आया था। कब आया था बच्चा? वर्ष 2000 में आया था। मैं इस स्लाइड को और मतलब डे में, जैसे और डे आगे आएंगे उसमें इसको रिवीजन करता रहूंगा ताकि आपको याद हो सके बच्चों। अगला है जैव विविधता की संरक्षण अधिनियम कब बना था? जैव विविधता पर संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो वर्ष 2002 में आया था बच्चा। राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई थी? तो 2002 में लागू हुई थी। देखो, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002, राष्ट्रीय जल नीति 2002, ये दोनों एक साथ आई है, ठीक है। अगला राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब आई थी? तो बता सकते 2004 में आई थी। उसके बाद वन अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम ये कब आया है? तो 2006 में आया है। कब आया है? 2006 में आया है वन अधिकार अधिनियम बच्चा। ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट थे बच्चों, और ये मेरा 5 मार्च 2024 का करंट अफेयर का सेशन था। आपको ईमानदारी से अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, सेशन पे नहीं हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको डेली करंट अफेयर इसी तरीके का मिलता रहे। नेक्स्ट सेशन आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।